गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ड्राफ्टिंग, बिलीव कीजिए, आपके ईसीबीसी, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज ड्राफ्टिंग। और ये मिनिमम 20 मार्क्स का है, मैक्स टू मैक्स पिछला बार ये 24 मार्क्स का एक चैप्टर आया था। और मैं ये चैप्टर 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा टाइम लूंगा आपको ये 24 मार्क्स सिक्योर करवाना। बिकॉज ड्राफ्टिंग का मैं सर्कुलर कैसे बनता, नोटिस कैसे बनता, कोटेशन कैसे बनता, लेटर कैसे बनता, वो सब तो सिखाऊंगा। साथ ही साथ इससे जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो गाइज, विद इन अ 1 आवर आपका 20 से 25 मार्क्स मैं सिक्योर करने जा रहा हूँ। लास्ट स्टरडे हम लोगों ने ई कॉमर्स बिजनेस कम्युनिकेशन का फुल सिलेबस मैराथन किया था। कमेंट बॉक्स में पिन है भाई, कमेंट बॉक्स में वो लिंक पिन है। नोट्स भी, ये जो नोट्स है ये भी कमेंट बॉक्स में पिंड है। और वो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी आपके लिए पिंड है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, एपीसी फैमिली का पार्ट हो जाइए। बहुत सारे बच्चे उसमें से लेफ्ट कर जाते हैं कि ये बोल करके सर कुछ इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रहा है। ये कम्युनिटी है भाई, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी रीजन किसी का इन्फॉर्मेशन शेयर करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो प्लीज बी द पार्ट ऑफ आवर एपीसी ग्रुप। उसमें आपको, आप तक जो लोग भी ग्रुप में जुड़े हैं, आप आप बोलिए कभी कभी कि आपको हम लोगों ने कुछ क्या प्रोवाइड नहीं किया। जो जो वादा किया हम लोगों ने सब दिया। आपको लिंक्स देते हैं, आपको पीडीएफ देते हैं पढ़ने के लिए, आपके डाउट सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। आपसे ओपिनियन लेते हैं, सब कुछ जो एज ए टीचर हम आपके लिए कर सकते हैं हम आपके सब कुछ करते हैं। तो एज ए टीचर हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइए। बिकॉज ये स्पेसिफिकली ये व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए है। आपका, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, ड्राफ्टिंग में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ईसीबीसी का फुल सिलेबस मैराथन कर लेना भाई। उसमें मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ाया हूँ। बिकॉज स्टूडेंट का डिमांड आया था, सर ये चैप्टर आप सेपरेटली पढ़ा दीजिए, तो मैं सेपरेटली पढ़ा दिया, अदरवाइज मैं कल ही पढ़ा दिया होता, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। एफर्ट्स पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करना, ठीक है ना। तो एक एक लाइक जरूर कर देना वीडियो में, और एक कमेंट जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बस तुमको 3 काम करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये 3 काम आप हमारे लिए करिए। बाकी सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये सजेस्टिव नोट्स है, जिसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 10 नंबर वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपना व्हाट्सअप जो ग्रुप बना हुआ, जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं दे चुका हूँ, टेलीग्राम में दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन पुराने बच्चे सुन सुन के बोर हो गए, बट ये इन्फॉर्मेशन नए बच्चे के लिए था। तो प्लीज आप मेरी बात को कंसिडर कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नोटिस। देखो, एक होता है नोटिस। नोटिस क्या होता है, ध्यान सुनना। नोटिस बेसिकली क्या होता है, जब आप देखो, एक होता है नोटिस और एक होता है सर्कुलर। नोटिस क्या है, अनाउंसमेंट, ये अपकमिंग इवेंट के बारे में है ना, कि भाई नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, या अपकमिंग डेज के बारे में कि भैया 2 दिन का छुट्टी होगा। तो नोटिस क्या है, नोटिस इज ए काइंड ऑफ अनाउंसमेंट। जैसे मैं आप लोग को बोलता हूँ ना कि हम लोग कल लॉ का मैराथन, कल आप ईसीबीसी का एग्जाम देकर आइए। कल मैं आप लोग का लॉ का मैराथन कराऊंगा 8 बजे। 8 बजे इवनिंग में 8 PM मैं आपका लॉ का मैराथन कराऊंगा फुल सिलेबस। और एक सिंगल वीडियो में 5 आवर में पूरा पूरा लॉ में खत्म कर दूंगा। तो ये अनाउंसमेंट हो गया, ये अनाउंसमेंट हो गया। ये अनाउंसमेंट मैं कर भी रहा हूँ तुम्हारे लिए, कि कल आप ईसीबीसी का एग्जाम देकर आइए, रात को 8 बजे इसी चैनल पे जुड़िए अपने दोस्तों के साथ में। और मैं लॉ का फुल सिलेबस मैराथन कराने जा रहा हूँ विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ये क्या अनाउंसमेंट है। तो नोटिस क्या है, एक अनाउंसमेंट है। सर्कुलर क्या है, एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो नोटिस और सर्कुलर में बेसिक डिफरेंस यही है। नोटिस क्या है, एक अनाउंसमेंट है स्पेसिफिक ग्रुप के लेकर। जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी बोलती है ना कि सेमेस्टर 4 का एग्जाम आने वाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए था। ये जो ये जो एक्चुअल में ना दिक्कत क्या है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी नोटिस देती है, सर्कुलर देती है। कभी कभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि आपका एग्जाम होने वाला है। कभी कभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपको सर्कुलेट करती है। क्या सर्कुलेट करती है कि आपका एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये सब चीजें आपको टर्म्स एंड कंडीशन मेंटेन करके चलना पड़ेगा, एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। ये क्या, कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो दोनों करती है, कैलकुलेटर से दोनों करती है। नोटिस देती है और सर्कुलेट देती है। कभी कभी कैलकुलेटर से बोलती है क्या है, भैया कॉलेजेस बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे, इतना दिन से इतना दिन तक कॉलेजेस क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, ठीक है। या आपका कॉलेजेस ओपन होने रहेंगे। ये क्या, सर्कुलर हो गया। तो जब आप अनाउंसमेंट करते हो अपकमिंग इवेंट के बारे में, जब आप अनाउंसमेंट करते हो अपकमिंग इवेंट के बारे में, वो अपना नोटिस होता है। तो ये फॉर्मल रिटर्न मैसेज होता है, यूज टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। जब आप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, जब आप एक रिटर्न मैसेज देते हो,
ये अपकमिंग इवेंट के बारे में वो अपना होता क्या होता है, नोटिस होता है। कैन एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग कैन एजीएम हेल्ड ऑन पब्लिक डे, क्या एजीएम पब्लिक डे के दिन होगा? एनुअल जनरल मीटिंग क्या पब्लिक डेज के दिन होगा? तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एजीएम कैन नॉट बी हेल्ड ऑन पब्लिक हॉलीडे, मतलब जो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ठीक है, 2 अक्टूबर है, इस दिन आपका एजीएम नहीं हो सकता, ठीक है, ये नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं हो सकता। आंसर इज नो। ठीक है, तो सर एजीएम कब होता है? एजीएम एक्चुअली बिजनेस आवर में होता है, 9 टू बिजनेस आवर में होता है, 9 AM टू 6 PM के बीच में। ठीक है, तो नोटिस याद रखिए, नोटिस एक अनाउंसमेंट है, सर्कुलर क्या है? एक रिटर्न कम्युनिकेशन, अभी सर्कुलर बारे में बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन एजेंडा, एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट ऑफ द मैटर टू बी डिस्कस इन द मीटिंग। एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में किस किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में किस किस टॉपिक में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो जो लिस्ट है ना, कि मान लो पहला पहला मैटर है कि भैया नया ब्रांच ओपन करना है, दूसरा मैटर है डिविडेंड, तीसरा मैटर है कि हमें ऑडिटर को रिमूव करना है, चौथा मैटर है कि हमें लोन लेना है। तो ये जो लिस्ट ऑफ द मैटर टू बी डिस्कस्ड, जो मैटर का डिस्कशन होने वाला है मीटिंग के अंदर, जिस मैटर पे मीटिंग हो रही है, उस मैटर का जो लिस्ट है, उसी लिस्ट को अपने बोलते हैं एजेंडा। मैंने 4 लिस्ट बोला ना, ये जो 4 लिस्ट है इसको क्या बोलेंगे? एजेंडा। ठीक है, ये ऑब्वियसली मीटिंग के पहले आपको एजेंडा बनाना पड़ेगा। मान लो मीटिंग सैटरडे को है, तो एजेंडा आपको उसके पहले बनाना पड़ेगा और बना करके सर्कुलेट करना पड़ेगा, सारे मेंबर को बताना पड़ेगा कि ये मैटर है, इस मैटर पे डिस्कशन होगा, इस दिन होगा, सबको आना है, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। तो मीटिंग के पहले जो मैटर पे डिस्कशन होने वाला है, वो मैटर पहले ही बता दिया जाता है, इससे क्या होता है? टाइम बचता है। अब मान लो मीटिंग हो रही है, अब किसी को पता नहीं किस मैटर पे मीटिंग होने वाला है, सब लोग आ गए, अब सब लोग दूसरे से पूछ रहे, भाई किस मैटर पे डिस्कशन होगा, क्या मैटर है, डिस्कशन क्या होगा? कोई कुछ और बोला, कोई कुछ और बोला, टाइम टाइम वेस्ट हो गया ना। दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वे टू डील एनीथिंग। लेकिन अगर टॉपिक पहले से ही पता है, ये 4 मैटर है, इसी 4 मैटर पे डिस्कशन होगा, तो लोग अपना अपना प्रिपरेशन करके आएंगे, जिसको जो जो बोलना है, जिसको जो जो कोई मान लो स्लाइड शो करना है, कोई चार्ट दिखाना है, तो सब अपना अपना होमवर्क करके आएगा कि इस टॉपिक पे मुझे इतना ही बोलना है और ऐसे बोलना है, क्योंकि मीटिंग हो रही है भाई, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है वहां पे। तो लिस्ट ऑफ द मैटर टू बी डिस्कस्ड बिफोर द मीटिंग, या लिस्ट ऑफ द मैटर टू बी डिस्कस इन द मीटिंग prepared before the meeting is known as agenda. So the order of discussion वहां पे लिखा रहेगा, नंबर वन वहां पे लिखा रहेगा, मान लो नंबर 1 पे लिखा है कि ब्रांच ओपन करना है, नंबर 2 पे लिखा है डिविडेंड करना है, नंबर 3 पे मान लो लिखा हुआ है कि डिविडेंड देना है, नंबर 4 पे मान लो लिखा हुआ है कि ऑडिटर को रिमूव करना है, नंबर 5 में लिखा हुआ है कि हम लोग इस बार कोई नया एक्वाजिशन या कोई प्लांट और मशीनरी परचेस करने वाले। ये जो 1 2 3 4 आया ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो एजेंडा ऐसे होता है, 1 2 3 4 ऐसे होता है, ऑर्डर में होता है। ऑर्डर में होता है कि ये नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट है, नंबर 4, ये नंबर 5, इसको बोलते हैं अपने नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, और ऑब्वियसली ये सेम सेफ टाइम, क्योंकि लोगों को पहले से पता रहता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात होने वाला है, तो लोग अपना प्रिपेयर होके आते हैं और मैटर पे डिस्कस करते हैं, तो कम टाइम में डिस्कशन भी हो जाता है और चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। हेल्प इन प्रिपरेशन, अब अगर मुझे पहले से ही पता है, अच्छा ये दोनों एक्सटेंडेड पॉइंट है, ठीक है, सेव इन टाइम, तो अगर लोगों को पहले से ही पता है इंपॉर्टेंट मैटर, तो लोग अननेसेसरी डिस्कशन नहीं करेंगे और मीटिंग को टाइम पे कंप्लीट करेंगे, ये बात बोल रहे हैं। और हेल्प इन प्रिपरेशन का मतलब क्या है? मान लो मैं मीटिंग में जाने वाला हूँ, तो मुझे पहले से पता है 5 टॉपिक डिस्कशन होगा, तो मैं 5 टॉपिक से रिलेटेड प्रिपेयर हूँ ना, मुझे पता है मुझे क्या क्या बोलना है, क्या क्या पूछना है, मैं अपना होमवर्क करके जा रहा हूँ और फिर मीटिंग में बैठ रहा हूँ। इससे क्या होगा? मीटिंग सही भी होगा और कम टाइम में अच्छा आउटपुट भी आएगा। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में भी मदद करेगा। ओके, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ रिक्विजिट ऑफ वैलिड मीटिंग? वैलिड नोटिस, तो बोला एक नोटिस वैलिड कब होगा? एक नोटिस वैलिड कब होगा? ध्यान सुनना, मान लेते हैं ये नोटिस है, ये नोटिस वैलिड कब होगा? ये नोटिस वैलिड कब होगा भाई? याद रखना, नोटिस जिसने भेजा उसके पास पावर होना चाहिए। जनरली नोटिस भेजने का पावर या तो कंपनी सेक्रेटरी के पास है, या अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर के पास में है। ठीक है, तो जिसने नोटिस भेजा वो वैलिड इंसान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी मुंह उठाकर नोटिस भेज दिया। कंपनी का गेट कीपर नोटिस भेज रहा है किसको? डायरेक्टर लोग को, मीटिंग करना है तुम लोग को। अब डायरेक्टर की औकात और कंपनी गेट कीपर की औकात बराबर है क्या भाई? तो जिसने नोटिस भेजा ये मैटर करता है, जिसने नोटिस भेजा ये मैटर करता है। आया समझ? तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ बोला तुम मान जाओगे, पर तुम्हारे कॉलेज का गेट कीपर कुछ बोलेगा तुम मानेगा क्या?
नहीं मानेगा। इसलिए पहला पॉइंट यही है कि जो नोटिस भेजने वाला आदमी है वो प्रॉपर इंसान होना चाहिए, प्रॉपर ऑथोराइज इंसान होना चाहिए, मतलब उसकी औकात होनी चाहिए नोटिस भेजने का। जनरली ये कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर होते हैं। दूसरी बात, आप जो नोटिस भेजे हो ना, मीटिंग से 21 क्लियर डेज के पहले, मीटिंग से 21 क्लियर डेज के पहले, अब 21 क्लियर डेज क्या होता है? मान लो मीटिंग 23 जनवरी को है, तो आपको कम से कम 1 जनवरी को मीटिंग 1 जनवरी नोटिस भेजना पड़ेगा। तो जिस दिन नोटिस आपने भेजा वो वाला दिन काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने 1 जनवरी को भेजा नोटिस और 23 जनवरी को मीटिंग होने वाली है, तो जिस दिन आपने भेजा वो वाला दिन काउंट नहीं करेंगे। जिस दिन मीटिंग होने वाला है वो वाला दिन काउंट नहीं करेंगे। तो बीच में आपका 21 क्लियर डेज आ रहा है ना, इसको बोलते हैं 21 क्लियर डेज, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आपको अगर 23 जनवरी को मीटिंग करवाना है तो एटलीस्ट 1 जनवरी को, एटलीस्ट 1 जनवरी को आपको मीटिंग भेज देना है। ऐसा ना, 21 क्लियर डेज के पहले आपको नोटिस भेज देना है, तब जाकर के वो नोटिस वैलिड होगा। तो 2 पॉइंट बताया ना, नोटिस तभी वैलिड होगा जब भेजने वाला इंसान प्रॉपर ऑथराइज्ड है, उसके पास पावर है, औकात है भेजने का, चाहे वो डायरेक्टर हो या सीएस हो, जनरली इनके पास ही पावर होता है। दूसरा, आपको जो भी नोटिस सर्कुलेट करना है या भेजना है वो 21 क्लियर डेज के पहले भेजना है। आए वो सामने, क्योंकि जिस दिन मीटिंग होने वाला वो दिन काउंट नहीं होगा, जिस दिन आपने भेजा वो वाला दिन काउंट नहीं होगा। तो बीच में 21 क्लियर डेज होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, आप जो नोटिस भेज रहे हो उसमें एजेंडा होना चाहिए, डेट टाइम प्लेस होना चाहिए, किस दिन मीटिंग होगा, किस जगह पे होगा, किस टाइम पे होगा, क्या क्या मैटर्स होने, किस मैटर पे मीटिंग होने वाली है। एजेंडा नोटिस में ही एजेंडा डाल के भेजाता है कि भैया ये मीटिंग होने वाली है 23 जनवरी को, ये सारे मैटर्स है, इन सारे मैटर पे डिस्कशन होगा, ये डेट हो गया, ये टाइम हो गया, ये प्लेस हो गया, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर एक नोटिस में प्रॉपर प्रॉपर सिग्नेचर है भेजने वाले का, और वो सिग्नेचर किसने किया, डायरेक्टर या सीएस, तो इनके पास पावर है नोटिस भेजने का। अगर एक नोटिस में प्रॉपर एजेंडा है, प्रॉपर डेट टाइम प्लेस सब कुछ मेंशन है, और 21 क्लियर डेज के पहले आपने नोटिस को भेजा है, तो वो एक वैलिड नोटिस है। वो क्या है? एक वैलिड नोटिस है। और इसमें कोई भी कंडीशन अगर मेंशन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल सब कुछ ठीक था, भेजने वाला गेट कीपर निकल गया, सब कुछ ठीक था, भेजने वाला गेट कीपर निकल गया, बेचारा साइन किया हुआ है रामू काका, आया हुआ सामने, इनवैलिड। क्लियर हुआ? तो प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए, मतलब औकात, भेजने वाले की औकात भैया होनी चाहिए, सीएस या डायरेक्टर या कोई और ऑथोराइज्ड पर्सन जिसको शेयर होल्डर या बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया गया, एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइजेशन मतलब जिसको पावर दिया गया है, ठीक है। प्रॉपर डेट टाइम होना चाहिए, प्लेस ऑफ मीटिंग होना चाहिए, क्लियर एजेंडा, क्या क्या मीटिंग में डिस्कशन होने वाला, लिस्ट ऑफ द मैटर टू बी डिस्कस इन द मीटिंग, क्लियर एजेंडा होना चाहिए, इस टॉपिक पर डिस्कस करना है, ठीक है। प्रॉपर नोटिस पीरियड 21 क्लियर डेज के पहले, 21 जिस दिन मीटिंग होने वाला है वहां से 21 क्लियर डेज के पहले नोटिस आ जाना चाहिए, और सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पर्सन जिसने भेजा उसका प्रॉपर सिग्नेचर, ठीक है। सर्कुलर, मैंने क्या बोला? नोटिस और सर्कुलर। नोटिस क्या है? अनाउंसमेंट है। सर्कुलर क्या है? एक रिटर्न कम्युनिकेशन है टू सेंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे बॉस ने पता क्या बोला कि कल से सब लोग ऑफिस में 10 बजे नहीं 9 बजे आएगा, आया सर ना। मान लो बॉस ने एक एक नोट एक बॉस ने एक रिटर्न रिटर्न इंफॉर्मेशन दिया, क्या इंफॉर्मेशन दिया कि ऑफिस में कल से कोई 10 बजे नहीं, सुबह सुबह 9 बजे आएगा, 1 घंटा पहले आपको आना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना सारा ऑर्डर मिल गया है। हाँ, 1 घंटा पहले आप आएंगे, पेमेंट मिलेगा अलग बात है, पर 1 घंटा पहले आपको आना पड़ेगा। तो ये जो बॉस है ना, अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, ऑर्डर दे रहा है। तो सर्कुलर इज ए काइंड ऑफ ऑर्डर कि भैया तुमको ये काम करना है, समझ गया ना। तो जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, सर्कुलर क्या है? एक रिटर्न कम्युनिकेशन सेंड टू ग्रुप ऑफ पीपल टू प्रोवाइड द सेम इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। और बॉस ये जो इन्फॉर्मेशन है कोई एक एम्प्लॉय को देगा या सबको देगा? सर सबको देगा, इसको बोलते हैं सर्कुलर। क्या बोलते हैं? सर्कुलर। ऐसे ही देखना, मान लो एक चाय का दुकान है, मान लो जैसे मेरा फेवरेट दुकान क्या है? चाय का दुकान। मैं बहुत चाय पीता हूँ, ठीक है, चाय कॉफी मेरे पेट वाले बच्चे जानते हैं, सर हर क्लास के बाद एक चाय पीते हैं, ठीक है, आए वो सर। तो मान लो एक चाय का दुकान है, ठीक है। अब चाय का दुकान वाला क्या किया, अपना दुकान पे ही एक 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 प्रिंट लगा दिया। क्या प्रिंट लगा दिया कि 1 अप्रैल, अच्छा चाय वाला का दुकान वाला भी जानता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मैंने देखा है भाई, वहां 1 अप्रैल लिखा रहता है। 1 अप्रैल 2026 से चाय का प्राइस अब 10 रुपया नहीं रहेगा, 12 रुपया रहेगा, भाड़ का दाम बढ़ गया। तो अगर एक चाय वाला अपने दुकान के सामने एक पोस्टर लगा दिया, प्रिंट लगा दिया कि 1 अप्रैल से चाय का प्राइस
₹10 नहीं ₹12 होगा। तो आपको अनाउंस कर रहा है नहीं, आपको बता रहा है कि ₹12 देना पड़ेगा, ₹10 नहीं देना पड़ेगा। तो जब आप बताते हो, ऑर्डर देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो रिटर्न फॉर्म में, उसको बोलते हैं सर्कुलर। नोटिस में क्या है, अनाउंसमेंट। कल मैं लॉ का मैराथन कराऊंगा, कल मैं ईसीबीसी का एग्जाम देकर तुम लोग आएगा, रात को 8 बजे मैं लॉ का मैराथन कराऊंगा फुल सिलेबस, ये अनाउंसमेंट है। ऐसा ना, मैंने तुमको बोला एक मैसेज करके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, ये सर्कुलर है, ये मैं सबको बोल रहा हूँ, अच्छे से एग्जाम देना है। आया बस समझे? क्लियर हो रहा है? अ कंपनी सेंड ए सर्कुलर इन्फॉर्मेशन ऑल एम्प्लॉय अबाउट द चेंज इन ऑफिस टाइम। ठीक है, कंपनी या बॉस ने बोला भैया ऑफिस टाइम चेंज करो, 10 बजे नहीं 9 बजे, ये क्या सर्कुलर है। कॉमन इन्फॉर्मेशन, ये जो 9 बजे किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए, तो जो इन्फॉर्मेशन वो कॉमन है। ऐसी चाय वाला दुकान ने क्या बोला, ₹10 चाय का प्राइस नहीं होगा, ₹12 होगा चाय का प्राइस, ₹12 होगा, किसी एक के लिए नहीं। सर आप तो रेगुलर कस्टमर, मतलब क्या सबके लिए, कोई रेगुलर है ना रहे, समझा मेरा बात? ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन है इसको तुम इग्नोर मत करना, इट इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब चाय वाला का ₹12 कर दिया ना, अब तुम ₹10 देखो, बोले भैया ₹2 और दो। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन, हल्के में लेके मत जाना उसको। और वैसे भी बॉस ने बोला है, उसको तो एकदम हल्के में मत लेना, वरना वो तुमको हल्के में ले लेगा। सेव टाइम एंड कॉस्ट। अगर बॉस सबके घर पे जा करके ठक 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 बेल बजा के बोलता है कल 9 बजे, कल 9 बजे, कल 9 बजे, कितना टाइम लगता है बेचारे को? उसने सिंपली क्या कर दिया, मेल कर दिया सबको कि कल से 9 बजे सब लोग आ जाएंगे, अपना चेहरा उठा करके, अपना मुंह उठा करके, अपना मुंह, किसी और का मुंह नहीं, अपना मुंह उठा करके 9 बजे सब लोग ऑफिस में आ जाएगा। ये टाइम बच गया, सेव और टाइम, क्योंकि आपने एक सिंगल इंफॉर्मेशन सबको आपने, मतलब सिंगल रिटर्न इंफॉर्मेशन आपने सबको बता दिया, दैट इज कॉल्ड सेव टाइम। ठीक है, और ये रिटर्न रिकॉर्ड है, जो भी आप कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर राइटिंग के फॉर्म में होती है तो वो रिटर्न रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कल को बॉस ये नहीं बोलेगा हम तो 9 बजे बुलाया नहीं था, भैया देखो तुमने सर्कुलर भेजा था। अच्छा, एक पॉइंट क्या, क्लियर एंड कंसाइज। आपका सर्कुलर क्लियर होना चाहिए और छोटा मोटा होना चाहिए, जैसे ना बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कोरम, कोरम का मतलब क्या हुआ, सुनो ना। जैसे मैं हम लोग भी यूट्यूब लाइव करवा रहे हैं, उसमें एक भी बच्चा नहीं जुड़ा, क्या लाइव कराने मेरा मन करेगा? मुझे तो यही फील होगा कि मुझे ही पढ़ाने का मन है, तुम लोग को पढ़ने का मन नहीं है, तो लास्ट में मैं भी क्या करूंगा, लाइव बंद कर दूंगा। भाई जब तुमको टेंशन है तो हम क्यों पढ़ाए? आया समझ, तो मैंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई स्टूडेंट आया ही नहीं, मैं लाइव कराया, लाइव में स्टूडेंट आया ही नहीं, तो क्या मुझे आएगा लाइव में मजा आएगा? नहीं आएगा मजा। तो मुझे लगा यार स्टूडेंट को जो फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, भाई उनका एग्जाम वो समझे, हम भी अपना बंद करके सो गए। अब क्या मुझे पड़ा है रात को 2-2 3-3 बजे तक लाइव करवाने का? समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। अच्छा, लाइव मैं कराता हूँ, पता नहीं बहुत सारे टीचर को तकलीफ हो रही, कोई बात नहीं, कभी मिलेंगे बोलेंगे सर कुछ गलती उलती होगा माफ कर दीजिएगा, बड़े टीचर आप लोग हैं। चलो आ जाओ। तो मतलब मैं लाइव करा रहा हूँ, बच्चा आया ही नहीं। क्या यूट्यूब लाइव कराने का कोई मतलब है? नहीं मतलब है। ऐसी ही मीटिंग हो रही है, भाई साहब मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, ये कंपनी के डायरेक्टर लोग बैठा हुआ है, ये कंपनी के प्यारे प्यारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने डायरेक्टर लोग बैठा हुआ, शेयर होल्डर आया ही नहीं। सुनो ना, शेयर होल्डर आया नहीं, कंपनी का डायरेक्टर लोग बेचारा बैठा हुआ है, शेयर होल्डर आया ही नहीं। शेयर होल्डर बोल रहे हैं नहीं आएंगे, जाओ, डायरेक्टर होगा तुम होगा, हम आएंगे ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं, कोई भी शेयर होल्डर नहीं पहुंचा। क्या वो प्रॉपर मीटिंग हुआ? अगर डायरेक्टर लोग को अपना ही मीटिंग करना होता, आपस में मीटिंग करना होता, तो वो बोर्ड मीटिंग कर लेते, बोर्ड मीटिंग कर लेते। वो जनरल मीटिंग क्यों करते? एक्स्ट्रा ईजीएम बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्यों करते? एजीएम क्यों करते? एनुअल जनरल मीटिंग क्यों करते? अब सेम 5 में तुम्हारा कंपनी लॉ, तुमको मस्त कंपनी लॉ पढ़ाएंगे, तब तुमको बताएंगे मीटिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में आया ही नहीं शेयर होल्डर लोग, तो क्या एक वैलिड मीटिंग है? नहीं। इसीलिए चीजें बड़ी क्लियर कर दी गई है कि जब मीटिंग होगी तो उसमें एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। पर्सनली, पर्सनली मतलब या तो तुम आओ या तुम्हारा प्रॉक्सी आए, अगर तुम नहीं आ पाए तो तुम्हारे बदले में तुम्हारा दोस्त, दोस्त मतलब प्रॉक्सी, वो उसका आना पड़ेगा, लेकिन आना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ गूगल मीट भेज दो, वो डायरेक्टर के लिए भैया, तुम्हारे लिए नहीं है, गूगल मीट भेज दो हम आ जाएंगे गूगल मीट के थ्रू, नहीं, आपको पर्सनली मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो मान लो ये मीटिंग हो रही है, ठीक है, अब मान लेते इसमें 10, यहाँ पे 15-20 लोग आ गए 15-20 लोग आ गए। अब बेचारा डायरेक्टर लोग बैठा हुआ था, मान लो ये 6 डायरेक्टर लोग बैठा हुआ था कि लोग आए तो मीटिंग चालू करो। अब शेयर होल्डर आ गए, डायरेक्टर लोग खुश हो गया, मीटिंग हो जाएगा। तो ये जो लोग आए ना, ये जो पर्सनली मीटिंग के अंदर लोग आए, इन्हीं को बोलते हैं कोरम, इन्हीं को बोलते हैं कोरम।
तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोरम को फिक्स कर दिया गया। जैसे जैसे अगर आप मान लो एक पब्लिक कंपनी हो और आपके कंपनी में 1000 मेंबर मैक्सिमम है, अप टू 1000, अप टू 1000 में क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 हो सकता है, 800 हो सकता है। मतलब एक से लेकर के 1000 के बीच में, एक से लेकर के 1000 के बीच में आपके पास मेंबर होना चाहिए। वैसे भी पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 7 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए, तो 7 तो होंगे होंगे ना। तो 7 मेंबर से लेकर के 1000 मेंबर के बीच में अगर आपकी कंपनी में लोग हैं, मान लो आप पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए चाहिए। तो 7 से लेकर के 1000 मेंबर के बीच में अगर आपकी कंपनी मेंबर है, मान लो पब्लिक कंपनी है, 600 मेंबर है, तो भैया 600 में से कम 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के दौरान। अगर आपके पास अप टू 1000 मेंबर है, मैं मतलब शेयर होल्डर, अगर आपके कंपनी में अप टू 1000 शेयर होल्डर है, तो 1000 में से भैया कम से कम 5 मेंबर मीटिंग में आने ही चाहिए। फिर बोला आप एक पब्लिक कंपनी है और आपके पास 1000 से लेकर के 5000 के बीच मेंबर है, मान लेते 3000, तो 3000 में से भैया कम से कम 15 लोग मीटिंग में आने ही चाहिए। मान लेते हैं आप पब्लिक कंपनी है और आपका जो मेंबर है वो 5000 से ज्यादा है, आपके जो शेयर होल्डर है वो 5000 से ज्यादा है। तो इस केस में कंपनी एक्ट बोलता है भैया आपके यहाँ पे जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, वो 5000 से ज्यादा है, सपोज 8000 है, तो बोला 8000 शेयर होल्डर आपके पास है, तो कम से कम 30 को तो आना चाहिए, कम से कम 30 को तो आना चाहिए। तो अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, अप टू 1000 मेंबर है तो 5 मेंबर आओ, अप टू 5000 मेंबर है तो भैया 15 आओ, और 5000 से ज्यादा है तो कम से कम 30 आदमी, 30 शेयर होल्डर या तो खुद आए, या अगर खुद नहीं आ पा रहे तो उसी जगह पे प्रॉक्सी लेकर आएंगे, मतलब अपने जगह पे किसी और को भेज दिया। तो एटलीस्ट 30 आदमी मीटिंग में होने ही चाहिए, तब जाकर के मीटिंग स्टार्ट होगा। तो मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक कंपनी है XYZ, ठीक है, अब उसमें मान लेते हैं 8000 मेंबर है, तो रूल ये है कि ये 5000 से ज्यादा है तो कम से कम जब तक 30% मीटिंग में ना आ जाए, जब तक 30 शेयर होल्डर, 30 शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर ना आ जाए, तब तक मीटिंग चालू नहीं होगा। और ये जो शेयर होल्डर के आने की टाइमिंग पता क्या है, जब मीटिंग चालू होने वाली है ना, वहां से 30 मिनट के अंदर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिन भर इंतजार करेंगे वेल्लालो की तरह बैठ करके। भाई डायरेक्टर लोग है, तुम्हारा पाड़ा का कैरम बोर्ड खेलने वाला प्लेयर नहीं है, आया बस ना, डायरेक्टर लोग है। वो लोग अगर मान लो 9 बजे, मान लो 9:30 बजे मीटिंग था, तो 9:30 से 10 बजे के बीच में, मतलब 9:30 से मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तो 10 बजे तक कोरम आ जाना चाहिए। तो ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग टू वैलिडेट द मीटिंग, मीटिंग को वैलिड करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर प्रेजेंट होने ही चाहिए मीटिंग के दौरान, उसी को बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। तो कोरम क्या सर? अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग टू वैलिडेट द मीटिंग। अगर मान लो आपके पास 1000 मेंबर है तो 5 आना चाहिए, 4 आया, तो क्या मीटिंग वैलिड है? नहीं, मीटिंग अब अडजर्न हो जाएगा, अडजर्न हो जाएगा, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम इन द नेक्स्ट वीक। मान लो आपका मंडे मीटिंग था और 4 लोग है, 5 लोग को आना चाहिए, क्योंकि आप अप टू 1000 में आते हो, तो 5 लोग आना चाहिए, 4 लोग आया, तो मीटिंग हो गया अडजर्न। मीटिंग क्या हो गया? अडजर्न, मतलब पोस्टपोन हो गया। तो कब होगा सर? अब नेक्स्ट वीक में होगा, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे होगा। ठीक है ना? अगर भैया पार्वती कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, तो कम से कम 2 आदमी मेंबर में होने चाहिए, 2 मेंबर कम से कम मीटिंग के दौरान, कम से कम 2 आदमी होने ही चाहिए, तब जाके मीटिंग होगा होगा। ठीक है? अगर कोरम नहीं प्रेजेंट हुआ, जब मीटिंग चालू हुआ वहां से आधे घंटे के अंदर अगर कोरम नहीं प्रेजेंट हुआ, तो भैया मीटिंग क्या होगा? अडजर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अडजर्न। कहां पे सर? सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है सरकार, क्लियर है? ओके। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिनट्स, राइट ए शॉर्ट नोट मिनट्स। मिनट्स क्या होता है? मीटिंग के दौरान जो भी डिसीजंस लिया गया, मीटिंग के दौरान जो भी डिसीजंस लिया गया उसको नोट करते हैं। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर ने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको नोट करेंगे। मीटिंग के दौरान किसी डायरेक्टर ने प्रपोजल दिया या किसी शेयर होल्डर ने प्रपोजल दिया, वो भी नोट करेंगे। मतलब मीटिंग के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिख लेना, सही तरीके से लिख लेना, उसको बोलते हैं मिनट्स। उसको क्या बोलते हैं? मिनट्स।
तो मिनट्स क्या है? एक ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड है ऑल डिस्कशन डिसीजन एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग के दौरान जो इंपॉर्टेंट मैटर थे, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था, जिस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था, उस टॉपिक को लिख लेना, दैट इज कॉल्ड मिनट्स, दैट इज कॉल्ड मिनट्स। रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब मीटिंग के दौरान जो भी कुछ हुआ उसको प्रॉपर्ली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपेयर्ड बाय ऑथराइज पर्सन, जनरली ये मिनट्स कौन बनाता है? जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? रिकॉर्ड ऑफ डिसीजन, जो भी डिसीजंस लिया गया मीटिंग में, क्या होता है? डिसीजन लेते हैं ना हम लोग, तो जो भी डिसीजंस लिया गया, ठीक है, वो सारे डिसीजंस डेट वाइज हम लोग लिख लेते हैं। फ्यूचर रेफरेंस, तो अब भाई कोई चीज अगर लिखा हुआ है ना, तो वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी डायरेक्टर ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कोई डिस्कशन नहीं, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया था, तो ठीक है भाई, मिनट्स निकाल लेते हैं। तो मिनट्स में लिखा हुआ इस तारीख को मीटिंग हुआ था और सारे लोगों ने मिल करके एग्री किया था कि ये पर्टिकुलर काम करना है। तब कल को कोई डायरेक्टर अगर मुकर जाए अपनी बातों से, कल को कोई डायरेक्टर मान लो डिसीजन ले लिया गया कि ब्रांच ओपन करना है, ब्रांच ओपन करना है या बैंक लोन लेना, मान लो डिसीजन ले लिया गया बैंक लोन लेना, अब बैंक लोन ले लिया गया, अब कंपनी बैंक का ईएमआई चुका नहीं पा रही है, तो दो चार डायरेक्टर लोग क्या बोल रहा है पता है? ये बैंक लोन नहीं लेना चाहिए था, कौन ये डिसीजन ले लिया, कौन ये डिसीजन ले लिया, आया सामने। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? डायरेक्टर लोग को बोला जाएगा, सुन भैया तू इधर आ, जिस जब मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया था ना कि बैंक लोन लेना है। नहीं नहीं हम तो नहीं लिया, कोई वाला नहीं, ये देख भैया लिखा हुआ है तुमने डिसीजन लिया, ये लिखा हुआ, ये तो झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए कोई भी इंसान, क्योंकि भाई मीटिंग आप कंपनी चला रहे हो, तो अपनी बातों से आप मुकर ना जाओ, इसलिए सब कुछ लिखा हुआ जाता है, समझ गए सर? राइट अ शॉर्ट नोट सीवी, सीवी क्या आपका? करिकुलम विटा। तो जिस डॉक्यूमेंट में, सीवी क्या एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहां आप अपने बारे में बताते हो, मेरा नाम क्या है, ठीक है, मेरा मेरा अपने बारे में बताते हैं, अपने पेरेंट्स, अपना अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आपके पास हार्ड स्किल, हार्ड स्किल मतलब क्या? जैसे एक सीए का हार्ड स्किल क्या है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका हार्ड स्किल क्या है कि वो प्रोफेशनली कैपेसिटी, मतलब उसका प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑडिट करने का टैक्सेशन में, ये उसकी हार्ड स्किल होगी। उसकी सॉफ्ट स्किल क्या होगी? एक्सेल में अच्छा है, एक्सेल में अच्छा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह को अच्छे से रीड कर पाता है, ठीक है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर है, ये उसका होगा सॉफ्ट स्किल। तो आप अपना सीवी में क्या बताते हैं? अपना हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों बताते हैं। तो जिस रिटर्न डॉक्यूमेंट में आप अपने बारे में बताते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, उसमें अपना फोटो आप लगा देते हैं, आया समझ, उसमें ईमेल आईडी रहता है, आप अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल देते हैं, ठीक है, आप अपना हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल का डिटेल देते हैं, साथ ही साथ आपने क्या क्या अचीवमेंट लिया, आपको अगर कोई मान लो एम्प्लॉय अवार्ड मिला है, मान लो आप सीए है, तो आपको कोई अवार्ड तो मिला होगा किसी कंपनी में, तो आप वो अपना अचीवमेंट बताते थे कि इस फलाने कंपनी में मैं काम किया करता था इस ईयर में, तो मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या एम्प्लॉय ऑफ द अकाउंटेंट जो भी है उसका एक अवार्ड मुझे मिला था, या आपको कोई और गवर्नमेंट तरफ से अवार्ड मिला, वो सब लिखिए, ठीक है। तो ये जो सीवी होता है ना, मतलब नॉर्मली एक दो पेज का ही होता है, उसमें नॉर्मली डिग्रियां वगैरह यही सब होती हैं, ठीक है ना। ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, वर्क एक्सपीरियंस कितना आपका वर्क एक्सपीरियंस वो लिखा रहता है, स्किल्स एंड अचीवमेंट, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स, एंड पर्पस। पर्पस क्या है भैया? पर्पस क्या है कि मेन पर्पस इज टू प्रेजेंट कैंडिडेट क्वालिफिकेशन एंड सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। ये सीवी का रिक्वायरमेंट क्या होता है? जॉब के दौरान आप अपना डॉक्यूमेंट को भेजते हो कंपनी में, तो कंपनी जो आपका सीवी पढ़ती है, कंपनी जब आपका सीवी पढ़ती है, तो अगर कंपनी को लगता है कि भाई यू आर द एलिजिबल पर्सन या यू आर द फिटेस्ट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, तो फिर कंपनी आपको चल करके ऑफर देती है कि भैया आइए, आपसे थोड़ा इंटरव्यू करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर आपको जॉब पे रख लेंगे। तो सीवी क्या है? सीवी एक प्रकार का एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट है जहां पे आप अपने बारे में बताते हो, जहां पे आप अपने बारे में बताते हो कि मेरा नाम क्या है, मेरा गांव क्या है, मेरा ये क्या है, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, मैं क्या काम कर सकता हूं, मेरे पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या अवार्ड है, ये सब आप लिख करके कंपनी को भेज देते हो। अब कंपनी को अगर पसंद आया तो फिर कंपनी आपको बुलाती है, आपसे इंटरव्यू लेती है, फिर आपको ऑफर लेटर देती है और आप जॉब करते हो। तो जॉब के दौरान ये सीवी काम आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9, अब आपका ये जो मैंने पढ़ाया ना, ये 10 नंबर का, अब ये 10 नंबर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ड्राफ्ट वाला, ठीक है ना। अब ये जो स्टार्ट हो रहा है आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आता है, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी भी नई नवेली ओपन हुई भाई,
तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो डायरेक्टर होते हैं ना, डायरेक्टर लोग आपस में पहला मीटिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, देखो दो टाइप की मीटिंग होती है, एक होती है बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर लोग आपस में मीटिंग करते हैं, सारे डायरेक्टर मिल करके मीटिंग करते हैं। एक होता है आपका जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग में डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों मिलकर के मीटिंग करते हैं, ठीक है। अब जनरल मीटिंग दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एनुअल जनरल मीटिंग जो साल भर में एक बार होता है, जहां पे हम लोग चार चीज डिस्कस करते हैं, अड्डा बोलते हैं, अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा अड्डा का मतलब क्या है, और बाकी स्पेशल मैटर होता है। और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम। तो ईजीएम ना साल भर में बार बार होता है, बार बार, इसे नाम क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब कि जो ऑर्डिनरी मैटर है वो तो एजीएम में होगा, तो ऑर्डिनरी मैटर को छोड़ करके जो मीटिंग हो रही है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दोबारा सुनिए, ये जो ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी जो वर्ड है, तो ऑर्डिनरी का मतलब होता है अड्डा, अड्डा में चार मैटर आते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मीटिंग। ऑर्डिनरी मीटिंग कब होता है? जब एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है। उसको छोड़ करके, उसको छोड़ करके जो मीटिंग बार बार हो रही है उसको बोलते हैं स्पेशल मैटर। अड्डा को छोड़कर जो मैटर होता है उसको बोलते हैं स्पेशल मैटर। तो स्पेशल मैटर पे जो बार बार मीटिंग हो रही है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। समझ में आया? तो दो टाइप की मीटिंग, एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक होती है जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर लोग बैठेंगे, वही डिसीजंस लेंगे। तो यहाँ पे जो फैसला होगा उसको बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन एट ए बोर्ड मीटिंग, बी आर एट बी एम, बोर्ड रेजोल्यूशन एट ए बोर्ड मीटिंग। फिर एक होता आपका जनरल मीटिंग, दो टाइप का होगा, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऑर्डिनरी मैटर एंड बिजनेस, स्पेशल बिजनेस मैटर का डिस्कशन होता है एजीएम में। लेकिन जो ईजीएम होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, स्पेशल बिजनेस मैटर डिस्कस होगा, ऑर्डिनरी वाला डिस्कस नहीं होगा, और ये बार बार होगा। जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये बार बार होता है, हर महीने होगा, हर हफ्ता, हर महीना होगा, मतलब जब जरूरत पड़ेगा तब होगा, महीने में दो बार हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग महीने में दो बार तीन बार हो सकता है, समझ गए, एज पर द रिक्वायरमेंट। ये बार बार होगा। एजीएम क्या होगा? नाम से पता चला, एनुअल, तो साल में एक बार होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है सर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का नोटिस बताओ। अगर मान लो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होना वाला है तो डायरेक्टर लोग के पास कैसे नोटिस भेजा जाए जिससे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इजीली कंडक्ट हो जाए? तो पहले मान लो एपीसी लिमिटेड, एपीसी लिमिटेड, ठीक है, सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये जो एपीसी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, तो इसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इधर इधर क्लिक हो गया, लेफ्ट साइड में, कॉर्नर साइड में, जो फॉर्मेट है ऐसे ही लिखना है, ऐसे एग्जाम में फॉर्मेट लिखना, तब जाके 10 में 10 मिलेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा है ग्रीश पार्क नॉर्थ कोलकाता, ठीक है, अपना फोन नंबर ईमेल, कंपनी का जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है ईमेल आईडी वहां पे डाल दिया गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा हो, नोटिस, ठीक है। नोटिस इज हियर बाई गिवन टू फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर ऑफ द एपीसी लिमिटेड विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग लेटर। यहाँ बोला गया भैया सबको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि बोर्ड फर्स्ट मीटिंग है किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, एपीसी लिमिटेड, एपीसी लिमिटेड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एपीसी लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका फर्स्ट मीटिंग हो रहा है। कब होगा? डेट टाइम मेंशन किया जाएगा, डेट टाइम, किस दिन होगा, किस तारीख होगा, किस जगह पे होगा, और किस किस समय पे होगा और किस जगह पे होगा। फिर एजेंडा, मैंने आपको बोला ना कि मीटिंग में किस किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, उससे रिलेटेड क्या होता है, एजेंडा। तो आप कोई 6-7 एजेंडा आप याद कर लीजिएगा। जैसे लिस्ट ऑफ द मैटर टू बी डिस्कस, पहला टू एलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, हर मीटिंग में ना एक चेयरमैन होता है, और चेयरमैन मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है उस मीटिंग में, वो जो फैसला लेगा वही माना जाएगा। प्लस जब मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो मीटिंग में जो जो फैसला लिया गया था उस पर वो सारे फैसला को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं मिनट बुक। अरे मीटिंग हो रही थी ना, मीटिंग के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था, वो सारे की सारी चीजों को रिकॉर्ड किया गया था। तो जिस कॉपी में रिकॉर्ड करते हैं ना उसको बोलते हैं मिनट्स बुक, और उस मिनट्स बुक में साइन भी कौन करेगा, चेयरमैन करेगा। तो चेयरमैन का औकात बहुत ज्यादा होता है मीटिंग में। तो सबसे पहले हम लोग मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि भैया उस मीटिंग का, अच्छा हर मीटिंग का जो चेयरमैन होगा ना वो अलग अलग हो सकता है, या सेम पर्सन भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वही पर्सन होना चाहिए। तो सबसे पहले ये एजेंडा है कि हम लोग चेयरमैन डिसाइड करेंगे, मीटिंग का चेयरमैन कौन बनेगा। उसके बाद हम लोग टेक अ नोट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब क्या है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है ना, मतलब कंपनी भी नया नया खुला है, तो हम लोग किस दिन हमारी कंपनी खुली वो डेट वगैरह हम लोग अच्छे से समझ लें, भैया इस दिन हमारी कंपनी खुल चुकी है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो हमारा यही पर्पस है। टेक नोट, टू टेक नोट ऑन एमओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए और एओए, मोआ और ओआ इसे बोलते हैं हम लोग, एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
तो भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हमारा देश कैसे चल रहा है, हमारा गवर्नमेंट कैसे चल रहा है, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ऐसे एक कंपनी कैसे चलती है? अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। तो अगर आपने कंपनी खोला है, मान लो ये एपीसी लिमिटेड है, तो एपीसी लिमिटेड कंपनी खुला है एजुकेशन पर्पस के लिए, तो वहां पे लिखा जाएगा भैया ये जो कंपनी है एजुकेशन पर्पस के लिए खुला है। तो सारे डायरेक्टर लोग को बताना पड़ेगा, देखो भैया ये जो हमारा मेमोरेंडम है, इस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि एपीसी कंपनी क्लासेस करवाती है, बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, 11 12 की क्लासेस कराती है, इसके लिए कंपनी खुला हुआ। तो सारे डायरेक्टर बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है भाई समझ गए। तो इसको मतलब टेक ए नोट। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, हर कंपनी का जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, हर कंपनी का अपना जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि हमारे कंपनी में मीटिंग्स कैसे होगा, लोन कैसे प्रपोजल होगा, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना कैसे होगा, ठीक है, कोई भी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड देना है तो क्या प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, हमारे यहाँ बाईबैक होगा या नहीं होगा। ऐसे ना इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बताया जाता है डायरेक्टर। सारे डायरेक्टर क्या करते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फिट बैठता है उसको एक्सेप्ट करते, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फिट नहीं बैठता तो बोलते भाई ठीक है इसका जरूरत नहीं, हटा दो इसको। तो टेक ए नोट ऑन दो चीज का नोट होगा। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस दिन कंपनी खुला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो मेन बात है सबको बता देना। ऐसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो मेन बात है सबको बता देना। हमारा पहला डायरेक्टर कौन होगा उसके बारे में डिस्कशन होगा। हमारे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगी उसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कंपनी खोलने में जो खर्चा हुआ, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैसे राइट ऑफ करेंगे, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है इस एक्सपेंसेस को कैसे हटाना है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑडिटर कौन बनेगा, हमारा फर्स्ट ऑडिटर कौन बनेगा उसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है ना। आरओसी, आरओसी को देखो जब भी मीटिंग्स होती है ना तो मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है आरओसी को बताना पड़ता है। मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है, आरओसी। आरओसी कौन होता है सर? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने ही आपको परमिशन दिया है कंपनी खोलने का, वही तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। तो काइंड ऑफ एक कंपनियों का पापा होता है, तो पापा को सब बताना पड़ेगा कि मीटिंग कब होने वाली है, मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है, ये सब कुछ पिताजी को बताना पड़ेगा। आरओसी कौन है? कंपनियों का पिताजी है, उसको सब कुछ जानना है कि मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है। तो भैया आरओसी के पास ना डॉक्यूमेंट भेजना है, ऐसा थोड़ी एक कान में बोल के चलाएगा। आरओसी एक जिंदा इंसान है भाई, उसका कान में बोल के नहीं चलाएगा। आरओसी को सिंपली डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है। तो आरओसी को डॉक्यूमेंट कौन भेजेगा, कौन डायरेक्टर आरओसी को डॉक्यूमेंट भेजेगा, और डॉक्यूमेंट भेजते वक्त कौन डायरेक्टर साइन करेगा उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो ऐसे करके आपको लिखना है यहाँ पे। फिर आपको लिखना है कि ऑल द डायरेक्टर रिक्वेस्टेड टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग। मतलब आप इसमें लिखा जाता है कि भाई सारे डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मीटिंग में टाइम से आए और मीटिंग को वैलिड बनाए। फिर वो आपने कहा था बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड। बोर्ड का मतलब सारे डायरेक्टर ने मिल करके ऑर्डर दिया। बोर्ड का मतलब ऑल द डायरेक्टर, कि सारे डायरेक्टर ने मिल करके ऑर्डर दिया है। किस किस कंपनी के लिए? एपीसी लिमिटेड के लिए। फिर साइन होगा, नेम ऑफ डायरेक्टर, जो एक ऑथराइज डायरेक्टर है जो साइन करेगा। ठीक है, वहां पे साइन करेगा। फिर अपना डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड होता है ना, ऐसे डायरेक्टर लोग का डिन होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर अपना डेट और प्लेस रहेगा। तो दिस इज द वे टू ड्राफ्ट अ नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट नोटिस अलॉन्ग विद द एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग अदर देन फर्स्ट। मतलब पहला बोर्ड मीटिंग कैसे होता है मैं बता दिया। अब मान लो ऐसा बोर्ड मीटिंग जो बार बार हो रही है तो उसको बोलेंगे अदर देन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। ऐसा बोर्ड मीटिंग, तो क्वेश्चन में जब भी आए ना कि ड्राफ्ट रिगार्डिंग द बोर्ड मीटिंग, तो आप यही लिखिएगा जो सेकंड वाला आंसर रहेगा। जब तक फर्स्ट वर्ड ना बोले तब तक फर्स्ट वर्ड मत लिखिएगा। जब बोलेगा बोर्ड मीटिंग के दौरान आपको ड्राफ्ट लिखना है, बोर्ड मीटिंग का ड्राफ्ट लिखना है, तो अदर देन फर्स्ट लिखिएगा। ठीक है, वही सेम, ये सब कुछ सेम रहेगा। नोटिस ये भी सब कुछ सेम रहेगा। देखो ना सब कुछ सेम रहा, खाली एजेंडा फॉर्मेट वही है, बस एजेंडा चेंज होगा। एजेंडा में क्या लिखना, देखो ना दो एजेंडा। पहला भैया चेयरमैन का इलेक्शन होगा कि कौन चेयरमैन बनेगा। और प्रीवियस मीटिंग में जो मिनट्स बना था, मिनट्स क्या था, मीटिंग के दौरान जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए, मीटिंग के दौरान जो इंपॉर्टेंट प्रपोजल दिया गया कि भाई ये काम करना है, या मीटिंग के दौरान जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हुआ, उस सबको एक जगह पे लिखा जाता है। तो जो लिखा जाता है, जिस कॉपी में लिखा जाता है उसको बोलते हैं मिनट्स बुक। अब उस मिनट बुक पे साइन तो करना है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि मान लो मीटिंग हुआ मंडे को, तो जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना, वो मेन मेन चीज को रिकॉर्ड कर लेता है, इस टॉपिक डिस्कस हुआ, इस टॉपिक डिस्कस हुआ। उसके बाद वो मीटिंग जब खत्म हुआ ना,
उसके बाद वो मिनट बुक बनाता है, अच्छे से बैठ करके मिनट बुक बनाता है, और फिर जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उस मिनट बुक में क्या करेगा, साइन करवा देगा। तो ऐसा नहीं हो कि मीटिंग हो रही है तो कंपनी सेक्रेटरी लोग बैठ करके लिखना स्टार्ट करता, नहीं, बस वो खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक को, की पॉइंट को हाईलाइट कर लेता है, नोट कर लेता है। अब मीटिंग जब खत्म हो गई तब वो बैठ करके अच्छे से ड्राफ्ट करता है, और जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें वो साइन करवा लेगा कि सर जी हमने बना लिया, आप साइन कर दीजिए। तो इसी को बोलते हैं टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ द प्रीसीडिंग बोर्ड मीटिंग। जो प्रीवियस बोर्ड मीटिंग हुई थी, जो पिछला बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसका मिनट्स को कंफर्म कर देना। तो कौन करेगा, जो कंपनी का जो जो मीटिंग का जो चेयरमैन है वो साइन करेगा, जो मीटिंग का चेयरमैन है वो साइन करेगा, वो साइन करेगा, ठीक है। टू रिव्यू द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, टू रिव्यू द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब हम लोग बोर्ड मीटिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे डायरेक्टर लोग कंपनी के परफॉर्मेंस का डिस्कस कर रहे हैं कि भैया कंपनी ग्रोथ में है या लॉस में है, टर्नओवर क्या है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया जा रहा है, कंपनी का सेल्स के रिगार्डिंग डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। कंपनी का ओवरऑल बजट क्या है, कमिंग ईयर के लिए कंपनी के पास ओवरऑल बजट क्या है, कंपनी किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी, उसके लिए कितना पैसा उनके पास होना चाहिए, तो अपकमिंग बजट के रिगार्डिंग, कोई नया एसेट वैसेट परचेज करना उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा दो चार पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। फिर वही बोला सारे डायरेक्टर लोग टाइम पे आए, मीटिंग को वैलिड करे, कन्वीनियंट करो, बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड फॉर एपीसी लिमिटेड, वही साइन व डेट, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे नेम ऑफ डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर अपना दिन नंबर डालेगा, फिर डेट और प्लेस, वही सेम ऐसे, खाली एजेंडा डिफरेंट होगा और कुछ नहीं। ड्राफ्ट नोटिस अकॉर्डिंग द जनरल मीटिंग, कौन जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसको अपने बोलते हैं प्यार से ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो मीटिंग साल भर में बार बार होती है ना, जो मीटिंग साल भर में बार बार होती है उसको अपने बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है ना। तो उसके बाद वही सेम फॉर्मेट यहाँ पे देखो सेम है, सेम है। नोटिस बस यहाँ पे लिखा लगा इट इज हियर बाय गिवन डेट, एक्स्ट्रा वर्ड बोल देगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ एपीसी लिमिटेड। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, टेंशन मत लो भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ एपीसी लिमिटेड एज पर हेल्ड द फॉलोइंग डिटेल, कि भाई सबको सूचित किया जा रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होने वाली है, सब लोग आए, किस दिन आएंगे, किस टाइम पे आएंगे, किस प्लेस पे आएंगे, और क्या क्या एजेंडा का डिस्कशन होगा। तो जैसे पहला चेयरमैन, पहला तो दो से बनाएगा कि मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा उसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। जो प्रीवियस कंफर्म द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस एजीएम, प्रीवियस ईजीएम, जो पुराना पहले जो पास्ट में जो ईजीएम हुआ था उसके मिनट पे चेयरमैन जो चेयरपर्सन होगा वो साइन करेगा। तो दो एजेंडा ही हो गया, ठीक है। अब होता है स्पेशल बिजनेस टू बी डिस्कस, तो ईजीएम में क्या होता है, स्पेशल बिजनेस होता है, तो पॉइंट 1 और 2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर लिखेंगे स्पेशल बिजनेस टू बी डिस्कस्ड। अब पॉइंट 3 में, पॉइंट 3 होगा ना ये, पॉइंट 3 में, अब पॉइंट 3 में क्या लिखो, पहला अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, उसको चेंज वेंज करना है, उसके रिगार्डिंग मीटिंग हो रहा है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है अगर उसको अल्टर करना है, चेंज करना है, तो उसके रिगार्डिंग मीटिंग करेंगे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड बाई बैक, ठीक है, कैपिटल को अगर घटाना है या बाई बैक करना है, कैपिटल को अगर घटाना है, ठीक है, या बाई बैक करना, बाई बैक मतलब क्या है, कंपनी ने जो शेयर इशू किया था अब कंपनी उसको वापस करना चाहती है, परचेज करना चाहती है। कंपनी ने पहले शेयर इशू किया था उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। अब कंपनी के पास मान लो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, तो कंपनी बोलती है भाई इस पैसे से ना हम अपने शेयर को वापस शेयर होल्डर से छीन लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो कंपनी बाई बैक का ऑफर देती है कि मान लो 300 रुपया का शेयर है, तो कंपनी बोलते हैं ठीक है भैया हम 350 रुपया पे कर रहे हैं, 400 रुपया पे कर रहे हैं, आप कंपनी का शेयर वापस कर दीजिए। तो शेयर होल्डर, जिस शेयर होल्डर को बेचना है वो शेयर होल्डर क्या करेगा, बोला ठीक है भाई ले जाओ। तो शेयर होल्डर को मिल जाएगा पैसा और कंपनी को मिल जाएगा अपना शेयर, इसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कंपनी, मान लो कंपनी पहले प्राइवेट कंपनी थी, अब डिस्कशन हो रहा भैया हम प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में होंगे, या पहले पब्लिक कंपनी थी अब डिस्कशन हो रहा भैया पब्लिक से हम प्राइवेट कंपनी में होंगे, तो इसके रिगार्डिंग में डिस्कशन हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो किसी के रिगार्डिंग हो सकता है, ईजीएम में जो डिस्कशन होता है वो किसी के भी रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। ये जो चार चीज है ना, अड्डा अड्डा अभी बताऊंगा, अड्डा आता है एजीएम में, अड्डा के अलावा किसी भी चार चीज में हो सकता है। मैनेजरियल रेमुनरेशन, डायरेक्टर लोग का जो रेमुनरेशन है उसके बारे में डिस्कशन होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स लोग होते हैं ना वो परसेंटेज में काम करते हैं, ठीक है ना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, आरटीपी बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे उनसे रिलेटेड, या कंपनी के जो इंटरनल जो एम्प्लॉयज हैं या वट एवर जो कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं, अगर कंपनी उनसे कोई ट्रांजेक्शन कर रही है तो उससे रिलेटेड डिस्कशन करना है। लोन एंड इन्वेस्टमेंट, कंपनी
कितना लोन लेना चाहती है, कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। ये सब एजेंडा है। तो एजेंडा में ना आपको लिखना पड़ता है कि किस किस मैटर पे डिस्कशन होगा, ठीक है। और फिर लास्ट में वही सेम चीज है, सेम 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 फॉर्मेट है कि बाय द बोर्ड ऑफ ऑर्डर फॉर एपीसी लिमिटेड, नेम डायरेक्टर अपना क्या लिखेगा, नेम लिखेगा, अपना साइन करेगा, अपना डिन नंबर डालेगा, जो उसका डिन नंबर वो डालेगा, फिर डेट लिखेगा, फिर प्लेस लिखेगा, ठीक है ना। अब ड्राफ्ट नोटिस along with द एजेंडा ऑफ फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये फर्स्ट जनरल मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट जनरल मीटिंग। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पीडीएफ को चेंज कर दिया हूँ, तो जो था ना एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग मैंने टाइप करवा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 से आपको अब ये नीचे वाला अपडेटेड पीडीएफ मिलेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा पीडीएफ को चेंज करना पड़ गया था, वो जो मैं हाथ से लिखा था। ड्राफ्ट नोटिस रिगार्डिंग द एजेंडा ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन फर्स्ट, अदर देन फर्स्ट मतलब ये नॉर्मल जनरल मीटिंग, नॉर्मल एनुअल जनरल मीटिंग की बात हो रही है, जो साल में एक बार होता है, जो साल में एक बार होता है, ठीक है ना। तो सब कुछ ऊपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, सब कुछ इक्वल सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। बस एजेंडा में चार चीज डिस्कस करना पड़ेगा। पहला देखो, दो पॉइंट भी ठीक है, ठीक है। टू इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, ठीक है ना। टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस जनरल मीटिंग, अगर कोई प्रीवियस जनरल मीटिंग हुई थी उसका कंफर्मेशन, ठीक है ना। एजेंडा में क्या होता है ना, जो ऑडिट हुआ था उस ऑडिट के ऊपर डिस्कशन करते होते, तो ऑडिटर भी आता है। ऑडिटर ऑडिट में सारा सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि जो भी ऑडिट के दौरान जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन था या इमटेरियल इन्फॉर्मेशन, सब कुछ वो शेयर होल्डर के सामने शेयर करता है। क्योंकि ये एनुअल जनरल मीटिंग है ना, वहाँ पे डायरेक्टर भी होंगे, ऑडिटर भी होंगे, शेयर होल्डर होंगे, क्योंकि ये साल में एक बार होता है। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ता है, समझाता है कि पूरी कंपनी का उसने ऑडिट किया है, अगर उसने कुछ गलती पकड़ा है या जो पकड़ा है सब कुछ बताएगा वहां पे, ठीक है। उसी समय डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अब पूरे साल भर में कितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड मिलेगा, अब ये डायरेक्टर लोग बताएंगे शेयर होल्डर को, ठीक है। डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, अगर कोई डायरेक्टर रोटेशनल इसको बोलते हैं ना, रोटेशनल डायरेक्टर, ठीक है। जैसे जो डायरेक्टर पहले आया वो पहले रिटायर होगा, वो होता है रोटेशनल डायरेक्टर। तो अगर कोई डायरेक्टर रिटायर होने वाला है तो उसके जगह पे कौन नया डायरेक्टर आएगा, उसके बारे में बात होगा। अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर सेम ऑडिटर के साथ कंटिन्यू करना है तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। या जो ऑडिटर था अब उसको हटाना है, उसकी जगह पे नया ऑडिटर लेकर आना है, उसके उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो देखो ना, इसको अड्डा कैसे बोलते हैं। पहला यहाँ ए है, ठीक है ना, यहाँ भी देखो क्या है, ए है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी है। देखो ना, अड्डा ADDA, ठीक है ना। इस ए का मतलब क्या हो गया, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस डी का मतलब क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इस डी का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। और इस ए का मतलब क्या हो गया, अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो ये जो अड्डा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिस्कस होगा और कहीं पर डिस्कस नहीं होगा। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा जो भी डिस्कशन हो रहा है, इसके अलावा जो भी डिस्कशन हो रहा है, अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक है, 1 2 3 का यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब ये 7 आएगा। इसके अलावा सारा का सारा कौन सा मैटर है, बिजनेस मैटर है। तो बिजनेस मैटर के लिए ना तुम लोग जो ईजीएम में एजेंडा लिखवाए थे ना, अब वो लिख देना। मतलब ईजीएम में जो एजेंडा लिखवाए थे, अब उसका लिस्ट यहाँ पे डाल देना। ईजीएम में लिखवाया था ना स्पेशल बिजनेस मैटर, ईजीएम में जिसका पिछले वाला क्वेश्चन था, तो वो सारा सारा एजेंडा यहाँ पे लिख देना। और फिर लास्ट रखना बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड एपीसी लिमिटेड, नेम डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी का साइन, ठीक है। फिर कंपनी सेक्रेटरी अपना मेंबरशिप लिखेगा, अगर सीएस साइन कर रहा है, क्योंकि नोटिस देने का अधिकार सीएस का भी है, तो अगर सीएस साइन करेगा तो अपना मेंबरशिप लिखेगा। डायरेक्टर साइन कर रहा है तो अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर डीन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेगा। और फिर डेट, किस डेट को नोटिस गया है, और प्लेस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगा, अगर जैसे जैसे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुआ था, ऐसी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगा, तो उसके रिगार्डिंग कैसे करना है, ठीक है। वही फॉर्मेट तो वही सेम है, यहाँ तक तो फॉर्मेट क्या है, सेम है। देखो ना, सेम फॉर्मेट है, बस एजेंडा में लिखना है भैया, टू इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। बाकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे नोट, मेमोरेंडम जैसे। अच्छा, जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का जो एजेंडा था ना, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का जो एजेंडा था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे नोट लेना है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, कि हमारा जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा,
ठीक है, उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग क्या होगा, डिस्कशन होगा। ठीक है, रिसीव कंसिडर द अडॉप्ट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा जो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पहला जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। हमारा कौन सा ऑडिटर बनेगा, हमारा फर्स्ट ऑडिटर कौन बनेगा, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, जो फर्स्ट ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट के बारे में। ठीक है, फिर टेक ए नोट ऑन रजिस्टर्ड ऑफिस, जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको उसको बताना पड़ेगा शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर को रजिस्टर्ड ऑफिस आप बताओगे। क्लियर है, बाकी वही सेम फॉर्मेट, ये बाकी सेम चीज है, वही सेम चीज है। मिनट्स ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ एजीएम अदर देन मीटिंग्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, अदर देन फर्स्ट मीटिंग ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। एक प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसका मिनट्स लिखना है, एजीएम का मिनट्स लिखना है, अदर देन फर्स्ट मीटिंग मतलब फर्स्ट एजीएम को छोड़ करके, मतलब जो एजीएम नॉर्मल होता है ना, अरे जो नॉर्मल एजीएम है उस नॉर्मल एजीएम के बारे में मिनट्स लिखना है। एजीएम हो रहा है तो एजीएम में डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी है, ये लोग में डिस्कशन हो रहा है, ये लोग में डिसीजन लिया जा रहा है, तो सारा सारा चीजें तो लिखना पड़ेगा ना, कि क्या क्या डिसीजन लिया गया, क्या क्या एजेंडा पे डिस्कस किया गया है, क्या क्या प्रपोजल दिया गया है। ठीक है, आया ना, चेयरमैन कौन था, मीटिंग में कितने कोरम आए थे, डायरेक्टर में कौन कौन डायरेक्टर लोग प्रेजेंट थे, कौन कौन से डायरेक्टर लोग नहीं थे, ये सब कुछ लिखना पड़ता है मिनट्स में। तो मिनट्स बुक तुम लोगों में पढ़ा चुका हूँ, मीटिंग के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको लिखा जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मिनट्स बुक। मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग का मिनट्स कैसे बनेगा देख लो, पहला पर एपीसी रजिस्टर्ड ऑफिस ये सब कुछ सेम, फिर यहाँ पे लिखोगे मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ एपीसी प्राइवेट लिमिटेड वाज हेल्ड एज पर द फॉलोइंग डिटेल, तो वहाँ पे लिखा रहेगा भैया जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है एपीसी का, इस दिन हुआ, इस टाइम पे हुआ, इस प्लेस पे हुआ है, कौन कौन मेंबर प्रेजेंट थे, मैं मतलब शेयर होल्डर की बात हो रहा है, कौन कौन मेंबर प्रेजेंट थे, अभिषेक पांडे, राहुल शर्मा, ठीक है, ये सारे मेंबर का नाम है। डायरेक्टर लोग कौन कौन से प्रेजेंट थे, अदर जो पर्सन प्रेजेंट थे, जो अदर पर्सन जैसे ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, उनका नाम लिखा रहेगा। फिर मीटिंग का चेयरमैन कौन था उसका नाम लिखा रहेगा, कोरम में कितने लोग आए हुए थे वो लिखा हुआ रहेगा। नोटिस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग कब गया था, जो नोटिस का जो मीटिंग है वो कब भेजा गया था वो लिखा रहेगा। कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स, ठीक है, द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस एनुअल जनरल मीटिंग वेर प्लेस्ड बिफोर द मेंबर एंड वेर कंफर्म साइलेंट विद द चेयरमैन, यहाँ पे लिखा रहेगा कि जो पिछला एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था उसका जो मिनट बुक था वो इस वाले जनरल मीटिंग में कंफर्म किया गया। क्या हुआ, जो पिछला मीटिंग हुआ था, पिछला मीटिंग का जो मिनट्स बना था उस मिनट्स को इस एनुअल जनरल मीटिंग में कंफर्म किया गया, साइन किया गया। एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो जो जिस बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट हुआ है, जो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 टुगेदर विद द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट देयर ऑन वेर प्लेस बिफोर द मेंबर, मतलब सिंपली बोला जा रहा ना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट था कंपनी का, उस बुक्स ऑफ अकाउंट का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो मेंबर लोग के सामने रिपोर्ट किया गया, मेंबर लोग सामने पढ़ के बताया गया। मतलब जो कंपनी का ऑडिटर है वो मेंबर लोग के सामने ऑडिट रिपोर्ट पढ़कर बताएगा कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी ने कहीं कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं किया है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि भैया डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था शेयर होल्डर के लिए। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट रिअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अगर कोई सी अपॉइंटमेंट, कोई नया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ तो उसका नाम लिखा रहेगा, कोई कोई अपॉइंटमेंट, कोई डायरेक्टर को दोबारा रीअपॉइंटमेंट किया गया उसका नाम लिखा रहेगा। ठीक है ना, जो ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया गया उसका नाम लिखा रहेगा, और एनी अदर बिजनेस मैटर, जो भी एनी अदर बिजनेस मैटर मतलब एजेंडा, कोई भी अलग एजेंडा में आता है स्पेशल मैटर था, वो स्पेशल मैटर के बारे में यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, फिर मीटिंग कितना बजे क्लोज हुआ वो लिखा रहेगा बाय द ऑर्डर, ये सब। तो क्या आपको सारा पॉइंट याद करना, नहीं, आपको 6 7 8 पॉइंट याद करना, काम हो जाएगा आपका। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का मिनट्स कैसे बनाओगे, वही सेम चीज, फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, कितने डायरेक्टर प्रेजेंट हुए हैं, अदर पर्सन प्रेजेंट, चेयरमैन कौन होगा, कोरम कितने, कोरम में कितना लोग आया हुआ था। ठीक है, बस इसमें 2 3 पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, जो पॉइंट एक्स्ट्रा मैं उसको ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ, बाकी सेम होगा। टेकिंग नोट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, की सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने नोट किया। टेकिंग नोट ऑन एमओ और एओ, जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको हमने नोट किया। टेकिंग नोट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, जो हमारा फर्स्ट डायरेक्टर था उसको हमने नोट किया। चेयरमैन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, सॉरी कंफर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, हमारा जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था उसको कंफर्म किया गया कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। ठीक है, अप्रूवल ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी को खोलने में जो खर्चा वर्चा हुआ था उस खर्चे को खत्म करने के लिए डिसीजन लिया गया कि भाई इस खर्चे को खत्म करो, कंपनी जो भी पैसा कमाएगी पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को खत्म करेगी।
ठीक है। फिर लिखा जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, जो कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट, यही 8 पॉइंट लिखा जाएगा। बाकी क्लोजर ऑफ द मीटिंग, क्लोजर ऑफ द मीटिंग सेम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट डाल देना फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का मिनट्स में, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के मिनट्स में। ठीक है। सीवी, सीवी कैसे बनता है वो तो तुम लोग को पता है भाई, सीवी कैसे बनता है। सीवी, ठीक है, जैसे मान लो मैं अपना सीवी बना रहा हूँ, अभिषेक पांडे, मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, जिस, अच्छा ये क्या है, अच्छा सॉरी सॉरी उल्टा बना रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लगा है, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट सीवी। ठीक है, क्या बोला, ड्राफ्ट सीवी विद द कवर लेटर फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए मार्केटिंग ट्रेनिंग इन द लिमिटेड ऑफ कंपनी। मतलब कोई बंदा है जो मार्केटिंग ट्रेनिंग, मतलब समझ रहा है, जो लोग ट्रेन वेन करते हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट के लिए सीवी लिखना है। तो ड्राफ्ट सीवी, ड्राफ्ट सीवी विद द कवर लेटर, कवर लेटर के साथ में, कवर लेटर के साथ में आपको सीवी लिखना है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मार्केटिंग ट्रेनिंग। मान लो ये आदमी है, इसको अपॉइंट करना है एज ए मार्केटिंग ट्रेनिंग, मतलब ये आएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, लोगों को सिखाएगा मार्केटिंग वगैरह कैसे होता है। तो ये आदमी अपना सीवी कैसे देगा, अरे भाई इस आदमी को मार्केटिंग ट्रेनिंग का जॉब करना है, तो ये अपना सीवी विथ कवर लेटर कैसे कंपनी को भेजेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो मान लो अभिषेक पांडे, ये वो अपना डेट डाल दिया। अब ये मान लो मैं एज ए मार्केटिंग ट्रेनिंग में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने बारे में पहले बताऊंगा। ठीक है, अब ये मैं किसको भेजूंगा, टू एचआर मैनेजर, बिकॉज ये सब जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कौन है, एचआर मैनेजर, तो एचआर मैनेजर को भेजूंगा। एचआर मैनेजर किसका है, एपीसी लिमिटेड का, उनका एड्रेस वेड्रेस, कंपनी का एड्रेस वेड्रेस। सब्जेक्ट क्या रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो मैं वहां पे बताऊंगा कि भाई मैं एज ए मार्केटिंग ट्रेनिंग एपीसी लिमिटेड के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। फिर डियर सर एंड मैडम, आई एम राइटिंग अप्लाई फॉर पोजिशन ऑफ मार्केटिंग ट्रेनिंग इन योर esteemed company. I have recently completed my bachelor of BCom and have a strong interest in the marketing, customer communication, business development. ठीक है, तो ये भाई भाई लिखा रहेगा कि भाई मैं अभिषेक पांडे हूँ, एज ए मार्केटिंग ट्रेनिंग आपके कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। मैंने बीकॉम का डिग्री कंप्लीट किया, मेरा मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिजनेस को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। फिर अपने बेसिक्स नॉलेज के बारे में बताएगा, भाई उसके बाद डिग्री क्या है, मतलब बीकॉम तो बताया, साथ ही साथ अलग अलग नॉलेज क्या है, अलग स्किल्स क्या है वो बताएगा। ठीक है, आई एम इंक्लूजिंग माई सीवी, मैं अपना सीवी भेज रहा हूँ फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, काइंडली जो भी मैं सीवी भेज रहा हूँ उसको आप देखिए। ठीक है, और बोल रहा मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अगर आप मेरा सीवी को देखते हो और मुझे एज ए जॉब ऑफर करते हैं। योर फोर्थफुली मैं अपना नाम लिखूंगा। ठीक है, और इनक्लोजर ऑफ सीवी, अब इनक्लोजर सीवी में क्या डाल लूंगा, तो वहां वहां पे कवर, ये कवर लेटर है, ये क्या है, कवर लेटर है कि जहाँ पे अपना नाम, ठीक है, फिर एचआर मैनेजर को, फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मैं आपके कंपनी में एज ए मार्केटिंग ट्रेनिंग में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, काइंडली आप मेरे सीवी को क्या करो, मेरे सीवी को एक्सेप्ट करो। आए सुना, फिर आप थोड़ा बहुत बताते हो भाई मैं बैचलर बैचलर डिग्री है, फिर मेरा मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर आप बोलोगे भैया मैंने अपना सीवी नीचे दे दिया है, आप मेरे सीवी को देख लो। तो आप अपना सीवी यहाँ पे दिखाओगे, कैसे सीवी दिखाओगे, अपना जो पर्सनल डिटेल, नेम एड्रेस ये सब। ठीक है, कैरियर ऑब्जेक्टिव, आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केटिंग मार्केटिंग ट्रेनिंग काम करना। ठीक है, जहां पे वो अपना स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन कर सके और कंपनी को ग्रोथ में मदद कर सके। फिर अपना क्वालिफिकेशन, बीकॉम, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, कहाँ कहाँ से किया था, किस ईयर में किया था, रिजल्ट क्या था, वो सब डालेगा। स्किल में क्या क्या डालेगा, भैया हम अच्छे से बातचीत करते हैं, हमको मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज है, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट पे अच्छा काम कर लेता हूँ। ठीक है, टीम वर्क, एबिलिटी ऑफ टीम वर्क, मतलब टीम वर्क में रह के काम करता हूँ। ठीक है, कितने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर जो पर्सनल पर्सनल डिटेल, मतलब बर्थडे, जेंडर, नेशनलिटी, लैंग्वेज, वो लिखा रहेगा, क्या क्या हॉबीज है वो लिखा रहेगा। और डिक्लेरेशन कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो सही है और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, मैंने अपने होशो हवस में इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर प्लेस होगा, डेट होगा, असाइन होगा, अभिषेक पांडे जिसने किया। तो ये ऊपर वाला क्या था, कवर लेटर था, ये ऊपर वाला क्या था, कवर लेटर था, और ये क्या है, बेसिकली सीवी है। समझ गया ना। Draft a circular notifying increasing the selling price of a product due to the rise in cost and seeking the continuous पैटर्न्स टू द कस्टमर, मतलब एक कंपनी है अपने कस्टमर को, जो उनके जो लॉयल कस्टमर्स हैं, जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनको एक काइंड ऑफ एक सर्कुलर दे रही है कि हम लोग प्राइसेस बढ़ा रहे हैं बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है ना भाई, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, महंगाई तो आई जाएगी ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया जिसके वजह से हम प्राइसेस का दाम बढ़ा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग इन्होंने नोटिस दिया। तो सर्कुलर देगा, सर्कुलर, तो सर्कुलर क्या है, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, भैया ये इंफॉर्मेशन है, हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं।
एपीसी लिमिटेड सर्कुलर कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है, तो कंपनी अपना नाम, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, सर्कुलर नंबर, फिर डेट, सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्राइसेस का दाम बढ़ने वाला है। फिर लिखेंगे डियर कस्टमर, ठीक है। हम लोग आपको कंटिन्यू मतलब हम लोग आपको थैंक यू कर रहे हैं कि आपने मुझे बहुत कंटिन्यू सपोर्ट किया और बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन आपने मेंटेन किया हमारे साथ, उसके लिए थैंक यू। फिर बोल रहे हैं कि हम आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल का दाम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो पैकेजिंग है और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये बढ़ चुका है, जिसके वजह से हम अपना प्राइसेस को बढ़ाने के लिए क्या है, मजबूर है। फिर बोल रहे हैं अकॉर्डिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज बाय 10% विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024। तो वो हम लोग यहाँ बोलेंगे वो मजबूर है। फिर आगे बोल रहे हैं कि 1 सितंबर 2026 से हम अपना 10% प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। वी हैव टेकन दिस रीजन बाय आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन हैव ट्राइड टू कीप द प्राइस इंक्रीज टू कीप द मिनिमम पॉसिबल लेवल ऑफ वाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ आवर प्रोडक्ट। मतलब बोल रहे हैं ना कि हम प्राइसेस को बढ़ाने के लिए बहुत बार सोचे, सॉरी प्राइसेस ना बढ़े उसके लिए हम लोग बहुत बार सोचे, बट हम जो भी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं मजबूरी में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत केयरफुल कंसिडरेशन में बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। बढ़ाने का इच्छा नहीं था फिर भी बढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है। पर इससे हमारे क्वालिटी और हमारे प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पे वही बोला, हम माफी मांग रहे हैं अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस हुआ है हमारे वजह से, और हम माफी मांग रहे हैं और प्लस हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। फिर आगे लिख देंगे भैया हम आपसे भी रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करके चलेंगे, वो लिखा हो रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉर्पोरेशन। फिर एपीसी लिमिटेड कौन भेजेगा? मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि प्राइसेस वगैरह का दाम कौन बढ़ाता है? मार्केटिंग मैनेजर। तो फॉर एपीसी लिमिटेड या मार्केटिंग मैनेजर का नाम, ठीक है, प्लेस और कोलकाता, ठीक है। ड्राफ्ट लेटर टू द सप्लायर कंप्लेनिंग अबाउट द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड सप्लाइड आस्किंग अबाउट द सुटेबल रेमेडी। मान लो आप अपने सप्लायर को, जो आपका कंपनी है ना, कंपनी का जो सप्लायर है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भैया तुमने खराब सामान भेजा, तुमने इन्फीरियर क्वालिटी का सामान भेजा है, तो काइंडली उसका रेमेडी बताओ कि मैं गुड्स रिटर्न कर दूं या पैसा, होता ना गुड्स रिटर्न करके पैसा रिफंड करोगे या इस गुड्स से जगह पे दूसरा गुड्स भेजोगे, वो रेमेडी बताओ। तो लेटर ऑफ कंप्लेन, आप लेटर ऑफ कंप्लेन कर रहे हो रिगार्डिंग द इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ द गुड्स, गुड्स का इन्फीरियर क्वालिटी के रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर रहे हो। तो जैसे एपीसी लिमिटेड, ये कंप्लेन लेटर है, तो कंप्लेन लेटर कैसे लिखते हैं? कंप्लेन लेटर कैसे लिखते हैं देख लो, एपीसी लिमिटेड ग्रीश पार्क नॉर्थ, फोन रजिस्टर नंबर, ठीक है। तो कंपनी अपने बारे में बताएंगी, टू सेल्स मैनेजर ऑफ एक्स वाई जेड सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड। भाई जो जो आपका सप्लायर है उसके मैनेजर को आपने रिपोर्ट दिया, तो सप्लायर कौन है? एक्स वाई जेड सप्लायर लिमिटेड का कोई सप्लायर होगा, आपने उसको मैसेज किया सेल्स मैनेजर को, भैया सेल्स मैनेजर किसका? एक्स वाई जेड कंपनी का होगा जिसने माल सप्लाई किया था, उसको आप मैसेज कर रहे हो, फिर उसका एड्रेस डाल दिए। सब्जेक्ट क्या रहेगा? भैया हम कंप्लेन कर रहे हैं कि तुमने जो भी गुड्स भेजा था वो खराब भेजा था। तो डियर सर और मैडम, ठीक है, वी आर राइटिंग टू ब्रिंग देयर अटेंशन ऑन द इनफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय योर कंपनी अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर नंबर ये ऑन 10 अगस्त। यहाँ पे बोला जा रहा है भैया हमने 10 अगस्त को आपसे सामान परचेज किया था, ये हमारा परचेज ऑर्डर नंबर है और आपने इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स भेजा है, हम आपका अटेंशन वहां पे देना चाहते हैं, ठीक है ना। The consignment was received by 18 August. On the inspection, we found that considerable quality of the goods does not meet the quality of specification agreed upon at time of placing of the order. Some of the goods were also found to be damaged and unsuitable for use. यहाँ पे लिखा रहेगा भाई हमें जो कंसाइनमेंट मिला है, हमें जो गुड्स मिला है वो 18 अगस्त को मिला है, और हमने जब इंस्पेक्शन किया तो बहुत सारे गुड्स क्या थे? डैमेज थे, और बहुत सारे गुड्स की क्वालिटी बहुत खराब थी जो अप टू द मार्क नहीं थी। अब आप डिटेल दोगे, जो जो गुड्स खराब हुआ है उसका डिटेल दोगे, तो परचेज ऑर्डर नंबर, डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ रिसीट, क्वांटिटी आपने कितना ऑर्डर किया था, और जो जो क्वांटिटी डैमेज हुआ था उसका डिटेल आप दोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आप रिक्वेस्ट करोगे काइंडली जो खराब गुड्स है उसको रिप्लेस करो, डैमेज गुड्स को रिप्लेस करो, और उसके जगह पे जो हमारा बात हुआ था, जिस क्वालिटी का बात हुआ था उस क्वालिटी का गुड्स हमें भेजिए जितना जल्दी हो सके, नहीं तो भैया हमें रिफंड कर दो, नहीं तो हमें क्या कर दो? रिफंड कर दो। वी वुड अप्रिशिएट इफ द रिप्लेसमेंट और अदर सुटेबल रेमेडीज अरेंज विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग दिस लेटर। वो बोल रहे भैया जिस दिन हमने लेटर आपको भेजा या जिस दिन आपको लेटर मिला वहां से 7 दिन के अंदर या तो पैसा रिफंड कर दो या अपना इंफीरियर क्वालिटी लेकर जाओ, बदले में अच्छी क्वालिटी सामान देकर जाओ, ठीक है। We are always valued our business relationship with our company and hope that you will treat this matter as urgent. We will look forward to receiving your prompt response and suitable action. वहां पे बोल रहा भैया हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप हमसे बिजनेस रिलेशन मेंटेन करके चलोगे और हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन था आप उस पर खरे उतरोगे, ठीक है। और आपके रिस्पॉन्स का हम क्या करेंगे? आपके रिस्पॉन्स का हम वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कॉर्पोरेशन, भैया आपने हमारे बातों को समझा, थैंक यू। योर फोर्थफुली नेम ऑफ ऑथोराइज पर्सन,
तो इसलिए परचेज किया था तो परचेज मैनेजर लेटर लिखेगा। ये लेटर कौन लिखेगा कि आपने कोई सामान परचेज किया था, उसमें डिफेक्टिव आ गया, तो परचेज मैनेजर ये लेटर लिखेगा, ठीक है, एपीसी लिमिटेड का। और कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तो परचेज जो मैनेजर है ना, वो जो ऑर्डर था, कॉपी ऑफ ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर का डिटेल और जो इंस्पेक्शन में जो जो फाउंड किया उसका एक डिटेल वो भेज देगा इस लेटर के साथ में, ठीक है। राइट लेटर टू अ पर्सन रिक्वेस्टिंग द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, ठीक है। मान लो कोई डेटर है, आप उससे रिक्वेस्ट करो भैया पेमेंट कर दो, ठीक है। अब एपीसी लिमिटेड है, एपीसी लिमिटेड का नाम, एपीसी लिमिटेड का कोई पर्सन है जो अभी तक पेमेंट नहीं किया, मतलब सामान बेच दिया पर पेमेंट नहीं किया, तो एपीसी लिमिटेड अपना नाम एड्रेस ये सब लिखेगी, फिर डेट लिखेगी। किसको? राहुल शर्मा, जिसको हमने सामान भेजा था, राहुल शर्मा कि वो किस कंपनी से बिलोंग करता है, उसका एड्रेस। रिक्वेस्ट होता पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, सब्जेक्ट क्या भैया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया पेमेंट कर दो, बिल का पेमेंट कर दो। डियर सर, we wish to draw a kind attention that payment of 75,000 outstanding against your account with us. The amount related to invoice number इतना for goods supplied to our company। यहाँ पे सिंपल बोला जा रहा है भैया हमने इस दिन आपको गुड सप्लाई किया था 75,000 का, ठीक है। हमने इस दिन आपको गुड सप्लाई किया था जिसमें से 75,000 का पेमेंट अभी बाकी है, काइंडली वो पेमेंट आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है। एज पर द अग्रीड टर्म्स द अमाउंट वाज ड्यू ऑन 14 अगस्त, हाउएवर वी हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट। बोल रहे हैं हमारा जो अग्रीमेंट हुआ था, हमारा जो बातचीत हुआ था, उसके हिसाब से पैसा 14 तारीख को आ जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आया। वी अंडरस्टैंड देयर मे बी हैव बीन सम अनअवॉइडेबल डिले, we therefore request to kindly arrange the payment outstanding amount at the earliest probably 7 days of receiving this letter। वो बोल रहे ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम आपको हो गई होगी इसलिए आपने पेमेंट नहीं किया, बट स्टिल हम चाह रहे हैं कि जिस दिन आपको ये लेटर मिला वहां से 7 दिन के अंदर आप हमारा पैसा दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिटेल दे रहे हो कि भैया ये इनवॉइस नंबर था, ये बिल नंबर है, ये डेट है, इस दिन आपने सामान परचेस किया था, ये अमाउंट ड्यू है, ड्यू डेट ये था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये है। फिर बोलोगे भैया वी मेक द पेमेंट थ्रू, you may make the payment through NFT RTGS UPI to bank account of APC Limited। kindly share the payment detail with us after making the payment or update our record। वो बोल रहे भैया आप हमारा जो 75,000 है वो UPI RTGS किसी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, आफ्टर पेमेंट आप हम अपना QR अपना जो पेमेंट का डिटेल है वो भेज दीजिएगा, ठीक है ना। फिर अगले दिन भैया हम वेट कर रहे हैं कि आप हमारे लेटर का जवाब देंगे, ठीक है ना। वी लुक फॉर टू अर्लियर पेमेंट एंड कंटिन्यूस बिजनेस एसोसिएशन, वहाँ पे बोल रहा कस्टमर को भैया हम वेट कर रहे हैं कि आप मेरा पेमेंट कर दोगे और लॉन्ग टर्म हमसे आप जुड़े रहोगे। थैंक यू फॉर कॉर्पोरेशन फेथफुल्ली। कौन है? सेल्स मैनेजर, ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्स मैनेजर हो, सॉरी अकाउंट मैनेजर होगा। पेमेंट का डिटेल कौन लेता है? अकाउंट मैनेजर होता है, अकाउंट मैनेजर। यहाँ पे अकाउंट मैनेजर किसका? एपीसी लिमिटेड का, वो अपना साइन करेगा। और इनक्लोजर ऑफ आउटस्टैंडिंग इनवॉइस, इनक्लोजर ऑफ आउटस्टैंडिंग इनवॉइस, जो भी आउटस्टैंडिंग मतलब उसका बिल का फोटो वहाँ पे डाल देगा। तो दोस्तों दिस इज द वे टू ड्राफ्ट एनी कंप्लेन, एनी सीवी, ठीक है, एनी एजीएम, कोई भी चीज़ है। मिनट्स कैसे करते हैं तो मैंने जो जो आपके सिलेबस में था मैंने सब डिस्कस कर दिया होगा, होपफुली आपको समझ में आ गया। बहुत फास्ट बोला हूँ भाई, ठीक है। चीज़ों को एक बार सुन लो और अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। एक वीडियो आएगा कैसे सीवी कैसे ईसीबीसी पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आएगा, टेंशन मत लो। फिलहाल एक कमेंट करके जाना भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, कुछ मत करना तो एटलीस्ट वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं एक रात तक आपको एक वीडियो आएगी कैसे ईसीबीसी को लिखना, अभी आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। प्लीज वीडियो को शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।